जनरल सालिक आपसे पूछना चाहूंगा सर कि क्या आप समरेश सालिक साहब समझते हैं कि चाइना इज राइट नाउ टू बिकम द नेक्स्ट सुपर पावर, क्योंकि सब कुछ लग ही रहा है कि उन्हीं की टेबल के ऊपर आखिरी डिसीजन होने वाला है। वही ये बात भी खबरें चल रही है इंटरनेशनली कि चाइना ही ईरान को गारंटी देगा कि अब इजराइल तो दोबारा हमला नहीं करेगा, और यकीनन बहुत बड़ी गारंटी होगी ये कंसिडरिंग इजराइल्स एटीट्यूड। हाउ डू यू सी द सिचुएशन जनरल समरेश? थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी इन योर प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अस्सलाम कहना चाहूँगा आपको और बाकी पैनलिस्ट को, जाहिद को। जाहिद ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू दिया। मैं आपको कहना चाहूँगा कि इट वाज इन 2015 कि मैंने इनफॉर्मली सीपैक को पढ़ना शुरू किया, और 2018 में मैंने अपनी पीएचडी शुरू की सीपैक के ऊपर। उसका टाइटल था स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑफ सीपैक, और 2022 में मैंने वो मुकम्मल की। इस सारी रिसर्च में मेरा जितने भी जिनको मैं इंटरव्यू करता था, लोकल स्कॉलर्स एज वेल एज फॉरेनर्स, उनसे मेरा एक ही क्वेश्चन होता था कि कितना टाइम लगेगा फॉर द बैलेंस टू टिल्ट इन फेवर ऑफ चाइना, बिकॉज हमें पता है कि चाइना और यूएस की राइवलरी चल रही है। सो ये बेसिक क्वेश्चन था। तो ऑन आई वुड से कि सम वुड से 30 to 40 years, एंड जो मिनिमम पीरियड मुझे दिया था वो ब्रूनो मैकाइस थे, who's a पोर्चुगीज स्कॉलर, जिसने इस रीजन में रह के 6 माह का टाइम गुजार के उसने बुक लिखी इस रीजन के बारे में, और उसने कहा था कि 12 से 15 साल, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2020 की। सो आप देखें कि अगर आप रीसेंट पास्ट में ट्रैजेक्टरी देखें दोनों पावर्स की, तो आपको क्लियर एक पैटर्न नजर आता है कि वाइल अमेरिका इज डाउन द हिल, चाइना इज अप द हिल, चाइना ऊपर जा रहा है। पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि 2025 और 2026 दो डिफाइनिंग ईयर्स रहे हैं। 25 में आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मार्का हुआ, ईरान और इजराइल का मार्का हुआ। दोनों के बेनिफिशरी जो थे वो वेस्टर्न ब्लॉक था, दैट इज रशिया एंड चाइना। 26 में ये जो जंग हो रही है, इसमें अगर मैं आपको चंद चीज़ें गिनवाऊं कि एक तो ये है कि जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है वो बुरे तरीके से पिटी है। यूएस के अपने एडमिरल्स कह रहे हैं कि हमारी जो नेवल सुप्रीमेसी का टाइम था दैट इज ओवर, एयर सुप्रीमेसी का टाइम भी ओवर, स्टेल्थ सुप्रीमेसी का टाइम भी ओवर। उनके F-30 वो दैट हैज बीन शॉट डाउन। और एक छोटी ताकत सिर्फ 2 डोमेन्स में फंक्शन करते हुए, दैट इज मिसाइल एंड ड्रोन्स, एक बड़ी ताकत को बहुत बुरे तरीके से शर्मिंदगी दे रही है, जिसके पास मल्टीपल डोमेन्स हैं। नेवी भी है, एयर भी है, मिसाइल्स भी हैं, रडार्स भी हैं, दे हैव एवरीथिंग ऑन देयर हैंड। लेकिन ये कि एक छोटी ताकत उनको इस सिमेट्रिक डोमेन में बहुत बुरे तरीके से शिकस्त दे रही है। अगर अमेरिका का मैं देखूं कि वाई इट इज डाउन द हिल, आप देख लें वहाँ पे किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अमेरिका जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो प्रैक्टिसेस हैं, लाइक पुलिस स्टेट, लाइक रॉयट्स, लाइक जो है अटैक ऑन कैपिटल हिल, लाइक वेरी वेरी क्योटिक एंड एब्यूसिव प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जो बताती हैं, और उनकी जो इकोनॉमिक डाउनफॉल हो रही है, जो उनके चैलेंजेस सामने उनके आ रहे हैं। एक और जो बहुत बड़ी चेंज आई है इस वॉर में, दैट इज कि अमेरिका के अलायंसेस जो हैं वो बुरे तरीके से इम्पैक्ट हो रहे हैं। शॉर्टली कहना चाहूँगा कि 91 में जब एल्डर बुश ने गल्फ पे अटैक किया तो होल वर्ल्ड वाज विद हिम। 2001 में जब यंगर बुश ने इराक पे अटैक किया तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड वाज विद हिम। 2017 में जब जेरूसलम को वो कैपिटल के तौर पे डिक्लेयर किया गया तो ओनली एलाइज वर विद द यूएस, और 2026 में इवन एलाइज आर नॉट स्टैंडिंग विद द यूएस। सो एक क्लियरली एक पैटर्न आपको नजर आता है कि चाइना जो है वो डेफिनेटली एक इज गोइंग टू इमर्ज एज द ग्लोबल सुपर पावर। राइट। और आपकी रिसर्च से हमें मालूम पड़ रहा है कि 2035 बहुत सारे पोर्चुगीज पीएचडी ने आपको बताया था। लेकिन इंपॉर्टेंट बातें कही जनरल सालिक ने। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिन्होंने कही कि अमेरिका और यूरोप जो बचपन के यार थे अब दोस्त नहीं रहे हैं इन हालात में। मैं समझता हूं कि ये भी इस जंग की एक बड़ी अचीवमेंट है, ईरान की बड़ी अचीवमेंट है। डॉक्टर हामिद, आपसे भी यही सवाल, डू यू थिंक चाइना इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट सुपर पावर वेरी सून? और जो हालात हाजरा है, पाकिस्तान का भी किरदार इसके ऊपर भी रोशनी डालेगा। डॉक्टर हामिद अल मशरिकी सर। बहुत शुक्रिया जतोई साहब। बात यह है कि मैं ऑब्वियसली माशाल्लाह इतने सीजन आर्मी ऑफिसर्स के होते हुए उस पर मिलिट्री तो उस पर इतना कमेंट नहीं करूंगा। ऑब्वियसली उनकी ऑब्जर्वेशन मेरे से बहुत बेहतर है, लेकिन मैं ओवरऑल आपको 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर मिलिट्री माइट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू डिटरमिन अ सुपर पावर।
That is the first thing. Now the economical development, the way China has taken over the world in terms of economy, in terms of engaging the world. आप देखिए कि उसके जो projects हैं वो अफ्रीका से लेके यूरोप से लेके हर जगह के ऊपर जो उसने चाइना ने जो अपनी होल्ड कायम कर दिया है, मेरा ख्याल है that is a very clear sign that China is almost very close to be a new super power. एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कि चाइना ने जिस अंदाज में अपने आप को मनवाया वो उसने बैक एंड पे रह के मनवाया है। चाइना को तो जरूरत ही नहीं पड़ी फ्रंट एंड पे आके, ना तो अमेरिका की तरह उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह जाके तो हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिराने की उसको जरूरत पड़ रही है, ना ही उसको पिछले 50 साल में कोई 15 कंट्रीज को इन्वेड करने की जरूरत पड़ी, बल्कि उसने देखिए हम रिसेंट अगर इवेंट्स पे आ जाएं तो जो बुनियानुल मरसूस की आपने भी बात कही कि उसके अंदर जिस अंदाज में उसने अपनी कैपेबिलिटी शो कर दी PL-30 और PL-15 के हवाले से, फिर उसके बाद उसने जिस अंदाज में रिस्ट्रेन शो किया, वेनेजुएला के अंदर जो कुछ हुआ एकदम से कहा गया जी कि शायद चाइना और रशिया को इन्वॉल्व किया जाएगा, लेकिन उसने देखा कि यार साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका उसकी रीच से बाहर है, उसने अपने आप को थोड़ा सा उससे बाहर रखा और उसके नतीजे में मैं समझता हूं कि एक मिसकैलकुलेशन की है इस पूरे सिनेरियो में अमेरिका ने कि शायद चाइना जो है वो उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होगा या होना नहीं चाहता। लेकिन डॉक्टर साहब, रशिया जो है आज तेल की कश्तियां अपनी क्यूबा पहुंचा चुका है, जबकि अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई थी। हाँ बिल्कुल, देखिए क्यूबा और रशिया का एक अपना रिलेशन फ्यूडल कास्ट्रो के दौर से चल रहा है और वो कोल्ड वॉर से चल रहा है। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं ये समझता हूँ चाइना की अगर आप पूरी स्ट्रेंथ को गौर करें तो चाइना ने खुद को ऑलरेडी वो जो शिफ्ट ऑफ पावर है वो मैनेज कर लिया हुआ है, मनवा लिया हुआ है, सिर्फ टाइम की बात है। और उसकी वजह ये कि अमेरिका खुद अपने ही वजन से गिर रहा है। अच्छा, अमेरिका के अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इवेंट्स बड़ी तेजी से अनफोल्ड हुए हैं। ये जो अभी जनरल साहब ने रिसर्च डिस्कस की है, मैं समझ रहा हूं कि इसके अंदर जो टाइम पीरियड्स की डिस्कशन हुई है वो अब बड़ी तेजी से अनफोल्ड हुई है बिकॉज ऑफ द नॉन सीरियस डिसीजंस बाय द ट्रम्प एंड कॉन्स्पिरेसीज बाय नेतन्याहू। असल में उन्होंने बहुत सारी चीजें जो 50 साल की थी, 25 साल की थी, वो ये 4 साल में करना चाह रहे हैं और उस एफर्ट के नतीजे में जिस अंदाज में ईरान ने उनको गिराया है। अच्छा, मैं इसके बड़े क्लियरली समझता हूं कि जो ईरान को, मतलब मैं ईरान की तैयारी पे, ईरान की रेजिलियंस और रिटेलिएशन पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं ना, उन्होंने अमेजिंग किया है, लेकिन उनको जो हौसला मिला है वो पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी से भी मिला है। आप ये देखिए कि उनको ये लगा कि अगर पाकिस्तान अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन को 2 घंटे में धूल चटा सकता है और उसके 82 जहाजों का जो दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे बड़ी डॉग फाइट है उसके अंदर उनको बड़ी बुरी तरह शिकस्त दे सकता है, तो उसका नतीजा ये कि एक मुसलमान मुल्क को एक ऐसी ताकत मिल गई, एक इंस्पायरेशन मिल गई जिसने आज पूरी दुनिया के अंदर दोबारा से एक होप पैदा कर दी है। और अदर हैंड इट इज इमर्जिंग ऑफ द ईस्टर्न पावर्स